सॉलिड स्टेट चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स के बारे में। तो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का खासियत क्या होता है कि उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल्स का यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ये पार्टिकल्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स भी हो ना तो भी हम उसको एक पॉइंट दे के ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है। सो चाहे चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल्स में कितना सारा भी एटम्स क्यों ना हो, हम लोग उसको बस एक पॉइंट दे के जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए रेगुलर 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और इन पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को। तो ये जो लैटिस पॉइंट्स है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है कि ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। Each point in a crystal lattice represents one constituent particle, which may be an atom or a molecule, जो कि group of atoms है, or an ion. And lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. So if you join all the lattice points by straight lines, the geometry will come out कि ये lattice cubical shape का है, कि रोम्बोहेड्रल है, कि टेट्राहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। अच्छा, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फाइन, अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है समझ गए, दिस इज क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस इट जनरेट्स द इंटायर लैटिस। सो यू कैन सी हियर इज एन इंटायर लैटिस, लेट मी क्लियर इट। सो दिस इज एन इंटायर लैटिस एंड this shaded region is unit cell, and the same unit cell you can see here in the back side downward. So this unit cell is when repeated in various directions it generates the entire crystal lattice. Okay, now अब सारा का सारा यूनिट सेल इस तरह से क्यूबिकल शेप का हो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको 3 साइड्स दिख रहा होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसको हम लोग ए, बी और सी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर ये एक यूनिट सेल देखिए इस जगह पे, और यहाँ पे ये साइड्स ए, बी और सी, और ए और बी के बीच का एंगल होता है हमेशा गामा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फ़ा, और सी और ए के बीच में एंगल बीटा। आपको एंगल्स को इसी फॉर्मेट में लेना है, इसी ऑर्डर में लेना है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर दिया हुआ है तो ये अल्फ़ा बीटा गामा क्यूब के केस में आपका होता है 90 डिग्री का, लेकिन ये हमेशा 90 डिग्री हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो किसी यूनिट सेल को हम लोग कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, ए यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय its dimensions along the 3 edges, यानी कि A, B, C. These edges may or may not be mutually perpendicular and the angles between the edges alpha, beta and gamma. Okay. So और कुछ जानना है आपको उन मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक को समझने से पहले कि प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है जिसमें कि जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद हो, ओनली एट कॉर्नर पोजिशंस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेट मी शो यू बाय डायग्राम हियर। Here you can say primitive, you can see primitive or simple unit cell in which particles are only at the corners. This is not a primitive unit cell. This is a body-centered unit cell because particles are one particle is also present at the body center. Similarly, this is not primitive. This is face-centered. This is a primitive unit cell because particles are only at the corners. And इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये क्यूबिक है, यहाँ पे ए, बी और सी तीनों इक्वल है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो ए और बी इक्वल हो सकता है लेकिन सी आपको कुछ लार्ज दिख रहा होगा। वंस अगेन दिस इज ऑल्सो प्रिमिटिव, दिस इज ऑल्सो प्रिमिटिव। सो आई थिंक यू गेट द आइडिया। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होगा। ओके, उसके बाद है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। Centered unit cells में when a unit cell contains one or more constituent particles present at the position other than corners, यानी कि कॉर्नर्स के अलावा भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं,
या तो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर के अलावा एक बिल्कुल बीचों बीच है, तो वो कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड। और ये आपका देखिए ये वाला पार्टिकल फेस के सेंटर पे है, तो ये वाला पार्टिकल फेस के सेंटर पे है। फिर ये वाला पार्टिकल जो नीचे वाला फेस है, नीचे वाला फेस उसके सेंटर पे है। ये वाला पार्टिकल जो फ्रंट फेस है उसके सेंटर पे है। ये वाला पार्टिकल जो लेफ्ट में फेस है उसके सेंटर पे है। ये वाला पार्टिकल जो टॉप में फेस है उसके सेंटर पे है। और ये वाला पार्टिकल जो बैक फेस है उसके सेंटर पे है। सो दिस इज़ फेस सेंटर्ड। यहाँ एक और पिक्चर बना होगा, दिस इज़ फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर्स पे होने के अलावा हर एक फेस के सेंटर पे होते हैं। ओके, सो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स सिर्फ अपोजिट फेसेस, एक जोड़ा अपोजिट फेसेस का एक पेयर के सेंटर पे होते हैं। यहाँ पे एनी टू अपोजिट फेसेस। तो यहाँ पे देखिए दिस इज इन सेंटर्ड यूनिट सेल। आप यहाँ देख सकते हो कि 6 फेस होता है, इसकी बॉडी में 6 फेस है, लेकिन सिर्फ ये वाले फेस और ये वाला फेस, ये जो 2 अपोजिट फेस है उनके सेंटर पे पार्टिकल्स मौजूद है। सो दिस इज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, सो नाउ अब ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कितने तरह का हो सकता है? तो टोटल 7 तरह का हो सकता है। ये देखिए क्यूबिक, जिसमें कि A = B = C होगा और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे टेबल में आपको सब दिया हुआ है। लुक, दिस इज क्यूबिक। क्यूबिक में आपका प्रिमिटिव होगा, सब में सब प्रिमिटिव तो सब में होगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और इसे को ट्राइगोनल बोलते हैं। फिर मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो अगर आप गिनोगे तो 7 डिफरेंट प्रिमिटिव यूनिट सेल्स पॉसिबल है। गिनिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 और 7। और इन सब में देखिए ये रहा प्रिमिटिव, फिर ये प्रिमिटिव 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 प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव सब में होगा, लेकिन जो बाकी सब है यानी कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, ये सब में नहीं होगा, ये सिर्फ किसी किसी में होगा। जैसे कि क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड दोनों होता है। टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर्ड होता है सिर्फ प्रिमिटिव के अलावा। ऑर्थोरोमिक एकमात्र ऐसा मिलेगा आपको जिसमें चारों होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव मिलेगा। हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव है। रोम्बोहेड्रल या ट्रिगोनल में प्रिमिटिव है। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड दोनों मिलेगा। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव है। तो आप यहाँ पे इनका पिक्चर्स देख सकते हो। क्यूबिक कहने का मतलब क्या, A B C तीनों इक्वल होगा और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होगा, जो कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो। टेट्रागोनल कहने का मतलब है A = B ≠ C, लेकिन तीनों एंगल्स से 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं A और B इक्वल है, लेकिन C आपका बड़ा है, तीनों एंगल 90 डिग्री है। ऑर्थोरोम्बिक में A B और C तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री है। हेक्सागोनल में A और B इक्वल है, C अलग है, और अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री है, गामा 120 डिग्री है। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। यहाँ पे सारा दिया हुआ पैरामीटर्स की कौन कौन इक्वल होता है, ये साइड्स के बारे में, फिर यहाँ पे ये एंगल्स के बारे में, और यहाँ सबका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है आपको कि क्यूबिक में आपका NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर आ जाएगा। टेट्रागोनल में वाइट टिन, SnO2, TiO2। तो ये सब आपको देखते रहिएगा रोज़, थोड़ा थोड़ा तो याद हो जाएगा। फाइन। तो अगर हम लोग इस तरह से टोटल गिने कि कितना सारा यूनिट सेल पॉसिबल है सब में, अगर सिर्फ प्रिमिटिव में गिनेंगे तो सिर्फ 7 पॉसिबल है, लेकिन इस तरह से सब में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड सबको गिने तो टोटल 14 आपका यूनिट सेल पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 14 टाइप्स ऑफ ब्राविस लैटिस, और इनको हम लोग ब्राविस लैटिस बोलते हैं। तो टोटल 14 यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं। ओके, फाइन। Okay, so next we have to study number of atoms in a unit cell. So first let's do for primitive cubic unit cell. So you can see there are, so this is a primitive unit cell because particles are only at the corners. Particles सिर्फ यहाँ corners पे मौजूद हैं। अब इस एक यूनिट सेल में आपको कितने सारे आइटम्स दिख रहे हैं?
तो यहाँ 1 2 3 4 ऊपर में और नीचे में 4 8। लेकिन क्या ये आठों के आठों पार्टिकल्स इस यूनिट सेल के अंदर में हैं? तो अगर आप केयरफुली सोचोगे तो नहीं। यूनिट सेल कब बनता है? देखिए, यूनिट सेल तब बनता है जब हम इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें। तो जब इन सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो इन पार्टिकल्स का सिर्फ एक पोर्शन ही यूनिट सेल के अंदर है। ये जो इस पिक्चर में देखिए जो दिख रहा है कि कुछ कटा हुआ पोर्शन ही जो है उस यूनिट सेल के अंदर है, बाकी पोर्शन जो है वो यूनिट सेल के बाहर है। तो फिर सवाल उठता है कितना पोर्शन जो है वो यूनिट सेल के अंदर है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए इस जगह पे एक पार्टिकल है बीच में, एक एटम लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस जगह पे आपको 8 यूनिट सेल्स दिख रहे होंगे, 8 क्यूबिक यूनिट सेल्स। ऊपर में देखिए ये 1 2 3 4, ऊपर में 4 छोटे छोटे क्यूबिक यूनिट सेल्स है और नीचे में 4 5 6, ये छठा, ये सातवां यहाँ, और ये 8 बेस में लिखा हुआ है, 5 6 7 8, और यहाँ टॉप में। तो ये जो एक पार्टिकल जो बीच में रखा हुआ है वो कितने सारे यूनिट सेल्स में शेयर्ड है? ये एक पार्टिकल जो है वो टोटल 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड है। मतलब किसी एक यूनिट सेल को कितना मिल रहा होगा? उसका 1/8। और वही यहाँ NCERT में भी समझाया गया है। यहाँ देखिए ऊपर में 1 2 3 4 यूनिट सेल, नीचे में 5 6 7 8 यूनिट सेल, और ये जो एक पार्टिकल है जो कि कॉर्नर में रखा हुआ है, तो इन सारे आठों के आठों यूनिट सेल के कॉर्नर पे पार्टिकल मौजूद है। तो हर एक यूनिट सेल को कितना पोर्शन मिल रहा है? तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे कटा हुआ छोटा सा, ये 1/8 पोर्शन है। यहाँ पे ये 1/8 पोर्शन है। अच्छा, यानी कि एक कॉर्नर से कितना पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर में जा रहा है? तो सिर्फ 1/8। और कितना सारा पार्टिकल्स है? तो टोटल 8 पार्टिकल्स है आपका 8 कॉर्नर्स पे। यानी कि टोटल कितना सारा पार्टिकल्स हो गया एक यूनिट सेल में? तो 8 × 1/8, तो 1। यानी कि जो दिखने में लग रहा है 8 पार्टिकल्स, लेकिन हकीकत में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल के बराबर आपका यूनिट सेल के अंदर में ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि आपको याद रखना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका सिर्फ एक पार्टिकल पर यूनिट सेल होता है। कहने के लिए सिर्फ 8 पार्टिकल्स है, क्योंकि जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स है वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर में नहीं है। सिर्फ 1/8 ही आपका एक पार्टिकल का यूनिट सेल के अंदर है। तो अगर सबका हम 1/8 को जोड़ें तो ये आपका सिर्फ एक पार्टिकल के बराबर वॉल्यूम निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे होने के अलावा एक बीचों बीच होता है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं, ये ऊपर में 4 नीचे में 4, और ये एक चौथा नहीं दिख रहा है, पीछे छिपा हुआ है, और ये एक पार्टिकल बीच में बॉडी सेंटर में है। तो यहाँ पे एक यूनिट सेल के अंदर में कितने सारे एटम्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो वंस अगेन कॉर्नर से अगर ले हम, तो एक कॉर्नर से कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है हम लोग को 1/8, और 1/8 और टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा सिर्फ 1 एटम। और एक एटम जो है वो पूरे बॉडी सेंटर पे है, 1 बॉडी सेंटर एटम इक्वल टू 1 × 1। क्यों? तो इस यहाँ पे 1 को 1 से क्यों इंटू कर रहा है? क्योंकि ये जो 1 एटम है वो पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर में है। वहाँ पे कोई सिर्फ पार्ट का बात नहीं होगा, वो पूरा का पूरा ही यूनिट सेल के अंदर में है, यानी कि वो पूरा एक अकेले आ गया। तो 1 + 1 टोटल 2 एटम्स पर यूनिट सेल बोलेंगे हम लोग BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है आपका FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर पे होने के अलावा हर फेस के सेंटर पे, तो ये टॉप फेस का सेंटर, ये आपका राइट फेस का सेंटर, ये फ्रंट फेस का सेंटर, ये बॉटम का सेंटर, तो हर फेस के सेंटर पे पार्टिकल्स हैं। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा? तो वंस अगेन कॉर्नर से तो मिलेगा आपको 1/8, हर एक कॉर्नर से। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये कॉर्नर से 1/8, तो 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, सो 1 एटम पर यूनिट सेल मिलेगा। ओके, अब फेस सेंटर से जो फेस सेंटर वाला पार्टिकल है, क्या ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का पार्ट है? तो वंस अगेन नॉट, क्योंकि इस यूनिट सेल के बगल में एक और यूनिट सेल होगा। तो ये जो फेस पे आपका फेस के सेंटर पे एटम है वो 2 यूनिट सेल्स में शेयर्ड है।
जो कॉर्नर्स पे होता है वो 8 में शेयर्ड होता है। यहाँ पे दिखाया गया था जो कॉर्नर्स पे होता है वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है, लेकिन लेकिन जो सॉरी लेकिन जो फेस पे है वो 2 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपका ये एक यूनिट सेल और ये दूसरा यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल के फेस पे एक एटम है जो, और आधा आपका इस यूनिट सेल में होगा और आधा इस यूनिट सेल में होगा, यानी कि हाफ 50%। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आपका हाफ लिया है, 1/2 एटम पर यूनिट सेल, 1/2 एटम आपका एक फेस से आ रहा है। और ऐसे फेस कितना सारा है, तो क्यूब में टोटल 6 फेस होता है आपका, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 1/2 कर देंगे तो 3 एटम्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हाफ एक एटम हो गया, फिर यहाँ से हाफ और ये पीछे वाले फेस से हाफ, फिर ये बॉटम से हाफ और एक इधर से हाफ ले लेंगे, तो टोटल 3 आपका हो जाएगा। तो ओके, कॉर्नर से टोटल हमको मिल रहा था 1 एटम और फेस सेंटर से टोटल मिल रहा है 3 एटम्स, तो टोटल आपका हो गया 4 एटम्स पर यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, नंबर है ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट 1 constituent particles which may be an atom or molecule and lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice। तो ये दोनों पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो किसी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर्स है, 3 आपके साइड्स हैं ए बी और सी, और 3 एंगल्स हैं उनके बीच में, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे देखिए ये रहा कि ए यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशंस अलोंग 3 एजेस ए बी एंड सी एंड एंगल्स बिटवीन द एजेस। तो ए और बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फा और सी और ए के बीच में बीटा। हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स। तो यहाँ पे हेक्सागोनल यूनिट सेल में A = B ≠ C, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 होता है, और मोनोक्लिनिक में A ≠ B ≠ C, अल्फ़ा गामा 90 और बीटा 90 डिग्री ≠ 90 डिग्री। बस यही दोनों बात लिख देना है कि हेक्सागोनल में A B C ये होता है, अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है, मोनोक्लिनिक में A B C ये होता है, अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है। सिमिलरली फेस सेंटर्ड एंड इन सेंटर्ड यूनिट सेल्स में भी डिफरेंस लिख देना आपको कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स में पार्टिकल्स जो है हर एक फेस के सेंटर पे होता है, और इन सेंटर्ड यूनिट सेल्स में पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर पे नहीं होता है, बस 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट पहला नंबर कॉर्नर एंड सेकेंड नंबर बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज़ पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। तो यहाँ पे नेबरिंग यूनिट सेल बोला, ये इंपॉर्टेंट है। तो लुक, अगर किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे एक एटम मौजूद है तो उस एटम का कितना पार्ट नेबरिंग यूनिट सेल में मौजूद होगा, तो 1/8। कॉर्नर वाले का हमेशा 1/8 होता है, तो पहले वाला का आंसर हो जाएगा 1/8। सेकेंड नंबर बोल रहा है बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, तो अगर किसी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल मौजूद है तो उसका कितना पार्ट नेबरिंग यूनिट सेल में होगा, एक भी नहीं, क्योंकि बॉडी सेंटर पे मौजूद है मतलब कि पूरा का पूरा जो एटम है वो उसी यूनिट सेल का पार्ट है, तो नेबरिंग वाला में उसका एक भी हिस्सा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पूछा नेबरिंग वाले में, ठीक है, तो नेबरिंग वाले में बॉडी सेंटर का एक भी हिस्सा नहीं होता है।